हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम समझेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO क्या है, इसका क्या काम है और यह दुनिया के व्यापार को कैसे नियंत्रित करता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक इन ए सिंपल वे। WTO स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का मुख्य काम जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को जो है रेगुलेट और फैसिलिटेट करना है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसने जो है गैट को रिप्लेस किया है जो 1947 में बना था। गैट की फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WTO का पर्पस है रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। टैरिफ का मतलब होता है जो टैक्स होते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर लगते हैं उनको रिड्यूस करना, और जो अदर जो बैरियर्स होते हैं ट्रेड के अंदर उनको रिमूव करना। इसके बाद बात आती है WTO के मेंबर्स की। WTO के जो है एट प्रेजेंट 166 मेंबर हैं और सेवरल जो है ऑब्जर्वर नेशंस हैं। पहले WTO के 164 मेंबर थे। अभी करंटली जो डाटा इसके अंदर ऐड हुआ है, इसके अंदर जो 2 न्यू कंट्रीज और हैं जो वो WTO की मेंबर बनी हैं, वो 2 कंट्रीज हैं 2024 में WTO की मेंबर बनी थी, कोमोरोस और टिमोर। ये स्टैटिक पोर्शन से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है WTO की हिस्ट्री की, यानी कि WTO का ओरिजिन कैसे हुआ। जो इंडिया है वो WTO का मतलब कि सबसे पहले गैट बना था 1947 में, उसका क्या है फाउंडर मेंबर है। इसके बाद बात आती है नकोजी ओकोंजो आबिलिया। ये एक पर्सन का नेम है जो कि फर्स्ट अफ्रीकन ऑफिशियल और जो फर्स्ट वुमेन था जिसने WTO की डायरेक्टर जनरल की पोस्ट को होल्ड किया था। इसके बाद बात आती है कि जो WTO एग्जिस्टेंस में आया वो 8th उर्गुरे राउंड की नेगोशिएशंस थी जो 1986 से लेकर 1994 तक चली। उसके बाद जो है WTO बना और जिसने किसको रिप्लेस किया, गैट, जो 1947 में बना था। इसके बाद बात आती है करंटली वर्किंग ऑफ WTO। ये इसकी वर्किंग क्या है, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा यानी कि DDA जो बना था हमारा 2001 में। इसके बाद बात आती है WTO गवर्नड बॉडी, यानी कि सबसे बड़ी जो बॉडी है वो कौन सी है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो मीट करती है साल में 2 बार। इसके बाद लेटेस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो थी 30th अबू धाबी में UAE में हुई थी 2024 में। एग्रीमेंट जिससे WTO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो था मरकश एग्रीमेंट इन मोरक्को 1994 के अंदर बना था जो। इसके बाद हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ WTO। सबसे पहले इसके अंदर आता है प्री WTO फेज। प्री WTO फेज के अंदर क्या हुआ था, जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था वो एग्जिस्टेंस में आया था जो 1944 से लेकर 1947 तक चला। इस सिस्टम मतलब कि ब्रिटेन वुड के अंदर जो सिस्टम था उससे जो है 3 इंस्टीट्यूशन प्रपोज हुए। फर्स्ट वन इज IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था ये प्रपोज हुआ था लेकिन कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। ब्रिटेन वुड सिस्टम का जो प्रपोजल हुआ था उसमें ITO मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनना था, लेकिन इसकी जगह पर जो है कंट्रीज ने गैट को अडोप्ट किया। गैट मतलब कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो 1947 के अंदर हमारा एग्जिस्टेंस में आया। गैट 1947 को 23 कंट्रीज ने साइन किया था जेनेवा में, और जो हमारा गैट है वो केम इनटू फोर्स, यानी कि जो गैट अस्तित्व में आया था वो आया था 1 जनवरी 1948 को। गैट जो है एक टेम्परेरी एग्रीमेंट है जिसने इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया है। गैट का जो मुख्य काम है वो टैरिफ को कम करना है, और इसके अंदर एक बात याद रखने वाली है, जो गैट है ये सिर्फ ट्रेड इन गुड्स यानी कि ओनली गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड नहीं थी। अब हम समझते हैं गैट के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स। इसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल है MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन। MFN का मतलब होता है ट्रीटिंग ऑल मेंबर कंट्रीज इक्वली, यानी इसके अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि किसी भी कंट्री के साथ जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव है फेयर ट्रेड को प्रमोट करना। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर इंडिया जो है किसी एक कंट्री को जो है
टैक्स का बेनिफिट देती है तो वही बेनिफिट जो है बाकी गैट मेंबर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, सबको इक्वली लेकर चला जाता है जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं। इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब होता है जो फॉरेन और लोकल दोनों को क्या है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि अगर कोई फॉरेन प्रोडक्ट जो है हमारी कंट्री की मार्केट के अंदर आ जाता है तो उसके साथ जो है वही ट्रीटमेंट किया जाता है जो लोकल प्रोडक्ट्स के साथ किया जाता है। इसके बाद आता है थर्ड वन इज फ्री ट्रेड। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है फ्री ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड के रास्ते में आने वाले जितने भी बैरियर है या तो उनको कम कर दिया जाता है या पॉसिबल है तो उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। ट्रेड बैरियर हो सकते हैं जैसे ज़्यादा टैक्स हो गया, कोटा लगा दिया जाता है, या और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है जो ट्रेड में बैरियर का काम करते हैं। इसको कम करने के लिए जो है प्रिंसिपल बनाया गया है कि जो ट्रेड में आने वाले बैरियर हैं उनको कम से कम किया जाए। इसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिडिक्टिबिलिटी। प्रिडिक्टिबिलिटी का मतलब होता है स्टेबल और फिक्स्ड रूल बनाना ट्रेड के, क्योंकि अगर रूल बार बार बदलेंगे तो कंपनीज क्या है जो है हमारी कंट्रीज के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। इसलिए जो है गैट जो है स्टेबल रूल बनाने की कोशिश करता है जिससे क्या होगा, हमारा बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। फिफ्थ वन इज फेयर कंपटीशन। गैट जो है फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है कंट्रीज में। इसका मतलब क्या होता है कि कोई देश जो है अनफेयर तरीके से किसी दूसरे देश को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे कि डंपिंग से दूसरी कंट्रीज को नुकसान पहुंचा देते, अनफेयर सब्सिडीज से। तो जो गैट के अंदर जो है इस प्रिंसिपल में ये बोला गया कि इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा और फेयर कंपटीशन को प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद लास्ट वन है इनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेगोशिएशन राउंड ऑफ गैट। गैट के कई तरह के नेगोशिएशंस राउंड हुए हैं। हम सारे राउंड्स को तो याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट राउंड हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हमने उसकी समरी बनाई है विद निमोनिक से, तो हम उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि इसकी ट्रिक बनाई गई है GDKTU। जी से हम पढ़ेंगे, फर्स्ट राउंड था जेनेवा राउंड जो 1947 के अंदर आया था, और एक राउंड था वो उसका नाम भी था जिनेवा राउंड जो था फोर्थ राउंड, ये था 1956 के अंदर आया। जो डी से बन जाएगा हमारा डिलन राउंड जो फिफ्थ राउंड था और 1960 में आया था। उसके बाद हमारा के से बन जाएगा कैनेडी राउंड, ये हमारा सिक्स्थ राउंड था जो 1964 के अंदर आया था। उसके बाद टी से बन जाएगा हमारा टोक्यो राउंड, ये सेवन्थ राउंड था हमारा जो बनाया था 1973 में। और हमारा लास्ट राउंड था एट्थ राउंड उर्गुरे राउंड जो 1986 से लेकर 94 तक चला था, और इसी राउंड की नेगोशिएशन से जो है हमारा WTO एग्जिस्टेंस में आया था। WTO बना था हमारा 1 जनवरी 1995 को। अब हमने गैट को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है और WTO का भी बेसिक कंसेप्ट जो हमने क्लियर कर लिया है। अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे गैट और WTO के अंदर बेसिक डिफरेंस के पॉइंट्स क्या हैं, जिससे हमें काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ईयर की। जो हमारा गैट था वो बना था 1 जनवरी 1948 को, और जो हमारा WTO एग्जिस्टेंस में आया वो 1 जनवरी 1995 को। जो हमारा गैट बना था वो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट से बना था। जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी 1944 से 1947 तक चली थी। और WTO हमारा एग्जिस्टेंस में आया 8th उर्गुरे राउंड की नेगोशिएशन से जो 1986 से लेकर 94 तक चली। जो हमारा गैट है इसका कोई मतलब कि परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये टेम्परेरी है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था ITO बनना था, लेकिन उसके अलावा जो है उसके स्थान पर हमें क्या गैट बना दिया गया जो कि क्या था, एक टेम्परेरी इंस्टीट्यूशन। WTO एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद बात आती है जो गैट है इसके अंदर सिर्फ गुड्स के अंदर ट्रेड किया जाता है, लेकिन WTO में गुड्स भी आते हैं, सर्विसेज भी आते हैं और IP भी आते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो गैट के अंदर था वो डिस्प्यूट सेटलमेंट काफ़ी स्लो था, लेकिन WTO के अंदर वो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस काफ़ी फास्ट और इफेक्टिव थी। गैट के अंदर जो एग्रीमेंट होते थे वो प्लूरिलेटरल थे और WTO के अंदर एग्रीमेंट है वो मल्टीलेटरल है। जो गैट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी वो थी पार्टिसिपेंट नेशंस, और WTO के अंदर जो कंट्रीज हैं उनको मेंबर्स बोला जाता है। गैट बनने के बाद जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन थे उसको भी अलाउ कर दिया था कंटिन्यू रखने के लिए, लेकिन WTO के अंदर उसको नॉट अलाउड था। जो गैट के
कमिटमेंट होती है वो प्रोविजनल होती है और जो WTO के अंदर कमिटमेंट होती है वो परमानेंट होती है। सो होप सो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि WTO के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। WTO मेनली इंक्लूड्स 4 मेजर एरियाज है इसके अंदर: ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड इन गुड्स। इसके अंदर हम याद रख सकते हैं गैट, क्योंकि जो ट्रेड इन गुड्स है वो गैट के अंडर जो है वो मैनेज किया जाता है। गैट की फुल फॉर्म हमने काफ़ी बार पढ़ लिया है। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। यह गुड्स यानी कि जो फिजिकल प्रोडक्ट्स के व्यापार से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर हम एग्जांपल्स याद रख सकते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल गुड एक्सेट्रा। इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। सपोज करो, मान लो इंडिया जो है किसी दूसरी कंट्री से वीट एक्सपोर्ट करता है और किसी और कंट्री से जो है मशीनें इंपोर्ट करता है, तो ये सभी क्या है, फिजिकल गुड्स हैं, तो किस में आ जाएंगे, ट्रेड इन गुड्स में आ जाएंगे। WTO इसके अंदर यह देखता है कि जो भी ये ट्रेड इन गुड्स हो रहा है, प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर कोई भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, उनको कम करने का काम करता है WTO। इसके बाद आता है ट्रेड इन सर्विसेज। इसके अंदर हम याद रखेंगे गैट्स। गैट्स की फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। यह सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। सर्विस सेक्टर जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ये सब, टूरिज्म वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जो इंडिया की IT कंपनीज है वो फॉरेन में क्या कर रही हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रही हैं। फॉरेन बैंक्स जो है वो इंडिया में काम करते हैं। तो ये सब क्या आ जाएगा, ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर आ जाएगा। तो WTO क्या है, ये सर्विसेज अच्छे से काम करती रहे, इसके लिए क्या बनाता है, रूल्स बनाता है। इसके बाद आ जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि IPR। इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। IPR क्या करता है, कोई भी कंपनी अगर कोई न्यू इनोवेटिव चीज़ बनाती है तो जो उसका ओनरशिप का राइट है उसको प्रोटेक्ट करती है, ताकि कोई दूसरा पर्सन जो है उसका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। तो जो ये हमारा ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या करता है, जब भी कंट्रीज के बीच जो है कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजोल्व करवाता है। जैसे ये डिस्प्यूट को सोल्व कराता है तो WTO के अंदर इसको ट्रेड कोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, डिस्प्यूट का सेटलमेंट किया जाता है। इसके बाद आता है TPRM यानी कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म क्या करता है, रिव्यू करता है ट्रेड पॉलिसीज जो हमारी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी। कि इसमें देखा जाए तो WTO क्या करता है कि किसी देश पर जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं चल रही, उस चीज़ के ऊपर ये ध्यान रखता है। यानी कि इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है कंट्रीज के बीच ट्रेड करने में। अब बात आती है WTO के एग्रीमेंट। मेनली जो WTO के एग्रीमेंट होते हैं वो मल्टीलेटरल होते हैं, लेकिन कुछ एग्रीमेंट जो है वो प्लूरीलेटरल भी होते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं, सिर्फ मल्टीलेटरल ही एग्रीमेंट होते हैं। अब हम एक बार मीनिंग क्लियर कर लेते हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट और प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट का। जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ऐसे एग्रीमेंट जिनसे जो है लगभग सभी मेंबर कंट्रीज जो है फॉलो करती है, यानी कि सभी पर इक्वली जो है ये लागू होते हैं। और प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट होते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं, यानी कि कुछ कंट्री चाहे तो इन्हें अडॉप्ट कर भी सकती हैं और उनकी मर्जी है वो अडॉप्ट नहीं भी कर सकती हैं। तो लेकिन WTO के मेनली जो एग्रीमेंट होते हैं मल्टीलेटरल होते हैं, यानी कि सभी कंट्रीज पर इक्वली जो है वो लागू होते हैं। इसके बाद आता है सब्सिडीज इन WTO। अब समझते हैं कि सब्सिडीज क्या होती हैं। सब्सिडीज का मतलब होता है जो सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देती है उसको सब्सिडी बोला जाता है। ये दो पार्ट के अंदर होती है, एक तो होती है एग्रीकल्चर सब्सिडीज, एक होती है नॉन एग्रीकल्चर सब्सिडीज। एग्रीकल्चर सब्सिडीज के अंदर है AOA यानी कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें सब्सिडीज को जो है डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है नो एक्शन। इसका मतलब होता है ग्रीन बॉक्स जो है सब्सिडी जो है अलाउड होती है, इससे जो है ट्रेड जो है वो डिस्टोर्ट नहीं होता। बाद आता है एम्बर बॉक्स। इसके अंदर जो सब्सिडीज है उनको रिड्यूस करने की बात बोली जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो सब्सिडीज आती है वो हार्मफुल मानी जाती है, इसीलिए बोला गया है कि जो एम्बर बॉक्स में सब्सिडीज है उनको रिड्यूस करना है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के अंदर एक लास्ट है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स क्या होता है, ये अलाउड सब्सिडीज होती है लेकिन
कुछ कंडीशंस के साथ होती हैं। इसके बाद आती है इसके सेकंड पार्ट में नॉन एग्रीकल्चर सब्सिडी, SCM मैनेजमेंट। SCM का मतलब होता है सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर। इसके अंदर फर्स्ट वन इज ग्रीन बॉक्स, नो एक्शनेबल, इसको सेफ माना जाता है, यानी कि ये सेफ सब्सिडीज है, इसके ऊपर जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसके बाद आता है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स है एक्शनेबल स्टडी सब्सिडीज है, मतलब कि अगर ये ट्रेड को नुकसान पहुंचाए तो कंट्रीज इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और इस बॉक्स के ऊपर क्या किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। रेड बॉक्स के अंदर आती है प्रोहिबिटेड सब्सिडीज, यानी कि इन सब्सिडीज के ऊपर कंप्लीटली बैन होता है। तो ये हैं WTO की इम्पोर्टेंट सब्सिडीज। जैसा कि ये चार्ट के अंदर दिखाया गया है, आपको इसका डाटा बिल्कुल एज इट एज ही याद रखना होगा। अब समझते हैं WTO की इम्पोर्टेंट बॉडीज। WTO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है मिनिस्ट्रियल काउंसिल, जो मीट करती है 1 साल में 2 बार। जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल होती है ये सबसे बड़ी मीटिंग होती है और इसमें जो है लगभग सभी मेंबर कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। इस जो काउंसिल के अंदर जो है वो बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं ट्रेड से रिलेटेड। इसके बाद इसके नीचे आती है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल वर्क करती है डे टू डे ऑपरेशन के लिए, यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो WTO का डेली मैनेजमेंट होता है वो जनरल काउंसिल करता है। यह अलग अलग काउंसिल और कमिटीज को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है। जनरल काउंसिल के अंदर ही हमारे आ जाएंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। इसके बाद इसके नीचे काम करती है काउंसिल फॉर ट्रेड। इसके अंदर आ जाएंगे हमारे गैट्स और ट्रिप्स। इसके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ चुके हैं जब हमने WTO के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि WTO के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। इसके बाद आता है लास्ट में सब्सिडरी बॉडी। सब्सिडरी बॉडी के अंदर आ जाती है गुड्स काउंसिल, सर्विसेज काउंसिल और डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल्स। ये जो होती है स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है जो स्पेसिफिक इशू पर फोकस करती है, जैसे कि गुड्स का ट्रेड हो गया, सर्विसेज का ट्रेड हो गया, या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रेड डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो ये बॉडीज जो है वो वर्क करती हैं। अब हम बात करते हैं WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस के बारे में। WTO का एक स्पेशल सिस्टम होता है जो कंट्रीज के बीच ट्रेड डिस्प्यूट हो जाते हैं उसको सोल्व करने का। इसको ही हम डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस में सिंपल से 3 स्टेप है बस। पहला आता कंसल्टेशन बिटवीन पार्टीज। पहले दोनों पार्टी से मिलकर बात की जाती कि आखिर उनका डिस्प्यूट किस मैटर को लेकर है। उसके बाद एडजुडिकेशन बाय पैनल, फिर पैनल को बुलाया जाता है और वो अपना डिसीजन देते हैं। उसके बाद आता थर्ड वन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूलिंग, यानी कि जो भी उन्होंने अपना डिसीजन दिया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि माना जाता है कि भाई ये डिसीजन है तो यही डिसीजन रहेगा। अगर कोई कंट्री जो है जो पैनल ने अपना डिसीजन दिया उस डिसीजन को नहीं मानती तो उनके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम एपिलेट बॉडी की। जो WTO के अंदर एक एपिलेट बॉडी भी होती है। ये एक परमानेंट बॉडी थी जो अपील सुनती थी, यानी कि एट प्रेजेंट वर्किंग में नहीं है। जो एपिलेट बॉडी थी ये मतलब कि क्या था, अगर कोई कंट्री जो है पैनल के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होती थी तो वो एपिलेट बॉडी के अंदर जो है वो अपील कर सकते थे। तो एपिलेट बॉडी क्या करती थी, जो वो केस डालते थे उसका दोबारा रिव्यू करती थी। ये बॉडी बनी थी 1995 के अंदर। इसके अंदर 7 मेंबर्स थे और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डिसीजन का टाइम था इसके अंदर 60 to 90 डेज। इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2020 के बाद जो एपिलेट बॉडी जो है इफेक्टिवली इनएक्टिवेट हो गई थी, क्योंकि जो है नए जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई थी। तो 2020 के बाद जो है एपिलेट बॉडी जो है वर्किंग में नहीं है। इसके कारण से क्या हुआ था, जो WTO का ट्रेड डिस्प्यूट सिस्टम था उसकी एफिशिएंसी पर काफ़ी इफेक्ट हुआ था। और आज भी यह जो है इंटरनेशनल ट्रेड डिस्कशन का इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि आज तक भी जो है एपिलेट बॉडी की जगह पर कोई दूसरी बॉडी नहीं बनाई गई है जो जो पैनल ने डिसीजन दिया था उसके खिलाफ दोबारा रिव्यू कर सके। अब हम बात करते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट की। ट्रिप्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यह जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन देने से जुड़ा हुआ एग्रीमेंट है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के हम अंदर हमें पता है जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये सब आते हैं। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या करता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उनको प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद आता है ट्रिम्स एग्रीमेंट। ट्रिम्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ये इंश्योर करता है कि जो इन्वेस्टमेंट मेजर हैं वो जो है इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टोर्ट ना करे। इसके अंदर फोकस किया जाता है गुड सेक्टर पर। अब बात करते हैं हम इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92 ऑफ पेटेंट एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कंपल्सरी लाइसेंस इशू कर सकती है किसी भी टाइम अगर कोई नेशनल इमरजेंसी होती है तो। इसके अंदर आप इसका एक्ट याद कर सकते हैं 1970, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है टीबीटी, यानी कि टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड जो उर्गुरे राउंड है उसकी नेगोशिएशन से बना था, जो राउंड आया था हमारा 1986 से 1994 में। इसके बाद एक करंट का टॉपिक है जो हमें याद रखना चाहिए, जो रिसेंट मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, यानी कि डब्ल्यूटीओ के पहले 164 मेंबर थे, 2024 में 2 मेंबर कंट्रीज और ऐड हुई है, यानी कि एट प्रेजेंट डब्ल्यूटीओ के 166 मेंबर हैं। तो दो कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं, कोमोरोस और टिमोर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा डब्ल्यूटीओ टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।